मेरा नाम है असबर और आज हमारा लेक्चर 4 है असबर अली मेंटोरशिप प्रोग्राम का, जिसका टॉपिक आज का है कि इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। हम आज समझेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉग क्या होता है, क्या पोटेंशियल है उसके अंदर और उसके अंदर से कितने प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। उसके अलावा किन बेसिक चीज़ों का आपको आइडियाज देंगे। फ्री प्लेटफॉर्म कैसे होता है ब्लॉग का, पेड प्लेटफॉर्म कैसा होता है, बेसिक चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। जो बिगिनर्स हैं उनको तो बिल्कुल गौर से सुननी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो उनको भी गौर से सुनना जरूरी है, क्योंकि उस उनके लिए भी आज बहुत कुछ होगा। तो बेसिकली आप जो भी काम कर रहे होंगे, दोनों को देखते हुए ये लेक्चर डिजाइन हुआ है कि दोनों के लिए, दोनों को बहुत कुछ क्या कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस लेक्चर में। तो इसलिए जो बिगिनर हैं वो तो गौर से सुनेंगे ही, जो दरमियान में हैं उनको भी सुनना चाहिए, और जो एडवांस हैं वो इग्नोर ना करें। हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें हम ब्लॉगिंग की तरफ चलते हैं। बात शुरू होती है कि आखिर ब्लॉग होता क्या है। जो जिन्होंने पहली दफा लफ्ज सुना है कि ब्लॉग होता क्या है, बेसिकली हम कुछ साल पहले, या जब इतना फोन नहीं था एक्टिवली हर बंदे के पास, तो टाइम बहुत होता था, हम करने को कुछ नहीं होता था, तो क्या होता था बेसिकली एक डायरी लिखने का ट्रेंड था। अगर आपने अपने एज ग्रुप में नहीं सुना हुआ तो अपने से पहले वाले से पूछिएगा, लोग डायरी लिखा करते थे, जिसे उर्दू में शायद सफरनामा कहते हैं। कि आज आपने जो भी किया, सफरनामा तो बेसिकली जर्नी होती है, मतलब आपने जो भी कुछ भी आज सीखा या किया, तो आपके साथ अच्छा चीज हुई या बुरी चीज हुई, वो लोग लिख लिया करते हैं डायरी पे, और डायरियां भरते थे कि उनके अंदर जो भी होता था वो लिखते थे। तो जब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने इस ब्लॉग को नाम दे दिया कि आप अपने बारे में, अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो जो आप पर्सनली लिखते थे, वो अब आप ऑनलाइन जो है ना वो ले जाए। ऑनलाइन ले जाने से फायदा ये होगा कि एक चीज डेफिनेटली, एक आप बात अपनी डायरी में लिख रहे हैं जो कि आपने पढ़नी है, जब आप पब्लिक में कोई बात लिखेंगे तो फिर पब्लिक के हिसाब से लिखेंगे, अपनी पर्सनल बातें लिख नहीं करेंगे। आप उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस इस लिहाज से शेयर कर रहे होंगे जिससे किसी और बंदे को सीखने का मौका मिले। तो ये टारगेट था। तो बेसिकली ऑनलाइन जर्नल कहा जाता है इसको, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट कहा जाता है ब्लॉग को। 570 मिलियन ब्लॉग्स जो है वो अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, और ये फिगर भी 2 साल पहले की है। सिर्फ यूएसए में 31.7 मिलियन यूजर्स हैं जो कि 2020 तक जो कि ब्लॉग यूज कर रहे हैं, ब्लॉग पे लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। पर्सनली यूज भी कर सकते हैं और आप बिजनेस ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। पर्सनली यूज कैसे होगा कि आपने एक्सपीरियंस जो भी आपने सीखा, जिस तरह कल हम बात कर रहे थे ब्लॉग्स की, कि आप सुबह से निकले, कहीं जा रहे हैं, 4 लोगों से मिल रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो जो आपने वीडियो की शक्ल में बनाया है ना, वो व्लॉग कहलाएगा। और वही चीजें अगर आपने अपने टेक्स्ट में लिख दी हैं तो वो ब्लॉग कहलाएगा। ब्लॉग इंफॉर्मेशनल इन नेचर होता है, वैसे तो यूट्यूब इंफॉर्मेशनल ऑफ नेचर होता है, पर हम उसे वैसा इंटरटेनमेंट लेते हैं। तो बेसिकली पर्सनल यूज तो ये होगा कि आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। बिजनेस ब्लॉगिंग ये होती है कि आप बेसिकली उसको अपने बिजनेसेस पर्पस के लिए उस चीज से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, कि कोई भी बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो रेगुलरली ब्लॉग्स लिख रही होती है, आर्टिकल लिख रही होती है मुख्तलिफ टॉपिक पे, जो भी उनका कोर ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत मशहूर टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे करेंगे भी सही, मूज के नाम से, एचआरएफ के नाम से, एससीएम रश के नाम से। बेसिकली वो टूल्स हैं जो कि रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं ब्लॉग्स में काम करने के लिए। उन्होंने एक स्पेसिफिक सेगमेंट बना रखा है जिसमें वो लिखते हैं इन चीजों की मुख्तलिफ टाइप की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये पर्सनल और बिजनेस का एंगल हो गया। आपका जो पर्पस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक है ब्लॉग बनाने का, वो ये है कि मैं अगर आज एक वीडियो बना रहा हूं, मैं अगर आज एक आर्टिकल लिख रहा हूं, तो मेरा पर्पस ये है कि वो आर्टिकल लोग पढ़ेंगे, तो फिर मेरा मकसद पूरा होगा। ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करेंगे, वो मेरा मकसद है। तो बेसिकली उस व्यूज को कहाँ से लाया जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ सबसे पॉपुलर सोर्स गूगल है। आपकी वेबसाइट जो कि आपने ब्लॉग की शक्ल में लिखी है, वो आपने लिखा है उसके अंदर आर्टिकल, वो आपने गूगल पर लेके जाना है, ताकि
ज्यादा से ज्यादा गूगल से यूजर आपके टॉपिक से रिलेटेड जिसमें भी आपने लिखा है वो आपके पास आए, तभी ये मॉडल काम करेगा। तो इसलिए ब्लॉग समझ आ गया हमें कि ब्लॉग बेसिकली वर्ड्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत बड़ी एक क्वांटिटी है जिसको जो कि ब्लॉग्स लिखती है। 570 मिलियन ब्लॉग्स जो है वो अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। अब जब आप ब्लॉग बना रहे हैं, अपना आज ब्लॉग बना रहे हैं, पहला ब्लॉग बना रहे हैं, इसी तरह दुनिया में लाखों लोग हैं, क्योंकि मैंने फिगर आपको बताई, लाखों ब्लॉग्स रोज बन रहे हैं। ठीक है, रीडर्स तो उतने के उतने ही हैं। तो बेसिकली उस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा तक लोग लेके जाने का हमारा मकसद है और हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, जब हमने ब्लॉग बनाना है तो ठीक है, हमने आर्टिकल लिख दिया जी, हम रोज आर्टिकल लिख रहे हैं, हम 4 महीने से आर्टिकल लिख रहे हैं, बहुत डिमांडिंग आर्टिकल हैं, विजिटर्स भी आ रहे हैं। पर ये सारा काम क्यों हो रहा है? इनकम के लिए हो रहा है। इनकम करनी है हमने। अब उस आर्टिकल जो हमने वहां लिखा है उसमें से कैसे इनकम हो सकती है, क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली जो मेन और सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप है वो है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली आपको एक कोड दे देता है, वो अपनी वेबसाइट के स्पेसिफिक जगह पे लगा देते हैं, और जब भी आपकी वेबसाइट लोड होती है वो खुद ब खुद ही उसका नेटवर्क जाता है, आपके कंटेंट से रिलेटेड एड्स लेकर आपके उस पेज के नीचे ला के जो है ना वो शो करा देता है। जिसको जब देख रहे होते हैं लोग उसके ही पैसे मिलते हैं, जिसको कोई लोग क्लिक करके उस वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाते हैं तब भी आपको पैसे मिलते हैं। ये मॉडल होता है गूगल एडसेंस का, जिससे आप इनकम कर रहे होते हैं। इसका सिंपल सा मॉडल ये है कि जितने ज्यादा विजिटर आएंगे उतना ज्यादा आपकी इनकम होगी, जितने कम विजिटर आएंगे उतनी कम इनकम होगी, क्योंकि देखने पर भी वो आपको पैसे दे रहा है। दूसरे नंबर पे आता है जी कि आप एफिलिएट पार्टनर बन जाते हैं किसी एड नेटवर्क के। एड नेटवर्क क्या हो सकता है, एफिलिएट नेटवर्क क्या हो सकता है? एड नेटवर्क ये होता है कि आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। नंबर टू ये होता है कि आप किसी नेटवर्क को प्रमोट कर रहे होते हैं। लेट सपोज जी, जैज कैश कहता है कि आप अपने फ्रेंड को रेफर करें, मैं आपको 50 रुपीज, 100 रुपीज दूंगा एक साइन अप पे। बेसिकली क्या है, वो आपको अपना एफिलिएट बना रहा है और उस एफिलिएट के साइन अप पे आपको एक अमाउंट ऑफर कर रहा है। तो एफिलिएट का बेसिकली ये मैकेनिज्म होता है कि आप किसी को रेफर करके उस नेटवर्क के अंदर ले आए तो आपको किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई पैसे मिल रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है जी कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जो एक तो बुक होती है, एक डिजिटल बुक होती है जिसे ई बुक भी कहा जाता है। या आपने कोई ट्यूटोरियल बना दिया, कोई वीडियो बना दी, कोई छोटा सा कोर्स बना दिया। यूडेमी एक बहुत मशहूर वेबसाइट है जहाँ लोग कोर्सेज सेल करते हैं, तो बेसिकली वो डिजिटल प्रोडक्ट कहलाती है, जिसमें फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं होती, आपके हाथ में नहीं होती। और लेट सपोज आपकी ट्रेनिंग ली है आपने, तो इस ट्रेनिंग में बेसिकली आपके हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन के उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, मैं आपको अपना नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें मैं आपको कोई ना कोई फिजिकली कोई चीज हाथ में नहीं पकड़ा रहा, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसके बाद आता है सेलिंग मेंबरशिप फॉर एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट और एडवाइस। यानी कि आप जिस तरह इस ट्रेनिंग में आए, आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, 1 to 1 आपकी बातें सुनी जा रही है, आप Q&A किया जा रहा है, आपने एक मेंबरशिप परचेज की है उसकी, जिसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। ये भी चीज जो है वो सेल की जाती है। उसके बाद आता है, आपने ब्लॉग को यूज करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए, जिसके लिए आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज कि जी, अगर मेरी कंपनी जो है ना वो ये फोन बनाती है, किसी भी किस्म का फोन बनाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि जी इसके फायदे इतने सारे हैं और इससे जो है ना वो आप इसको जेब में लेके वॉक करें, आपकी जो है वो कैलोरीज बर्न होगी, आपको बताएगा कितना आपको रोज चलना चाहिए। और बेसिकली क्या है, मैं जितनी बातें भी कर रहा हूँ वो बेसिकली इनडायरेक्टली गोल, मेरा डायरेक्टली गोल यही है कि मेरी वो चीज ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग की जाती है, उसके पीछे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जिससे आप एक किसी स्पेसिफिक बिजनेस के किसी पर्पस को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब इसको आसान लफ्जों में सारों को रिवाइज करें तो बेसिकली एड्स जो कि आपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट का लिंक लगा देंगे। बहुत बड़ा नेटवर्क है अमेजोन, अमेजोन को यूज करते हुए आप उसको अपनी ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज वहां से खरीदेगा तो आपको पैसे बनेंगे। ये दो चीजों की तो
फिजिकली मैंने टेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा सीपीए को टेस्ट किया हुआ है, जो हम बाद में करेंगे। अभी इसको सिंपल रखने के लिए एफिलिएट और एड्स पे रखते हैं, शो कराने पर। अब बात करते हैं कि जी पोटेंशियल क्या है। ठीक है, आपकी बातें समझ आ गई कि ऐसे ऐसे जो है ना वो काम करना है, उसके लिए एड्स लगानी पड़ेंगी या चीजें बेचनी पड़ेंगी तो पैसे बनेंगे। और ब्लॉग होता क्या है उसका आइडिया दे दिया। मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई और बनाता रहता हूँ, जिसमें गूगल एडसेंस से कैसे इनकम होती है वो सबको पता है, पर वो इनकम हुई किस फॉर्मूले के तहत, किस टॉपिक के तहत हुई, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितना टाइम लगा, पहले महीने कितना बनाया, 6 महीने बाद कितने बना रही थी, 1 साल बाद कितना बनाया, अगर वो वेबसाइट कमाने लग गई 1 साल में, 1.5 साल में, फिर उसके बाद उसको सेल किया गया, उससे कितने पैसे मिले टोटल, अगर उसके ऊपर 1.5 साल काम किया गया, 2 साल काम किया गया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, आर्टिकल्स मैं नहीं लिख रहा था तो आर्टिकल अगर किसी और से लिखवा रहे थे तो आर्टिकल राइटर को कितने पैसे दिए गए, कोई बैकलिंक लग रहे थे, या जितने भी प्रोसेस ब्लॉगिंग में आते हैं उसमें कितने पैसे खर्च हुए, आपको मंथली क्या आ रहा था, उसके बाद आपने अगर उसको सेल किया तो कितने पैसे बनाए, या अगर उसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो मंथली कितना अर्न कर रहे हैं। ये कुछ उसकी एग्जांपल हैं जो कि आप यूट्यूब पे जाकर, अगर आपने नहीं देखी तो वहां जाके आप देखेंगे, जिससे आपको और आइडियाज मिल जाएंगे। पर अगर आप बिगिनर हैं तो फिर शायद आपको काफी सारी बातें समझ ना आए इसमें से। अगर आपने फील्ड में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है तो 70 to 90% बातें आपको समझ आ जाएंगी, जो कि इन वीडियोस में ये सारे थंबनेल हैं। इसमें से कोई भी थंबनेल आप मेरे नाम के साथ, अगर आपको चैनल पे जाके नहीं मिलती, आप मेरा नाम लिखेंगे, आगे एफिलिएट केस स्टडी लिखेंगे, अमेजोन अर्निंग लिखेंगे, अमेजोन एफिलिएट लिखेंगे, गूगल एडसेंस इनकम लिखेंगे, मेरे नाम के साथ क्वेरी बनाएंगे, तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कि मतलब उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि इसको हम एज अ सीरियस बिजनेस मॉडल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, कि जिसमें आपको एक टाइम बाद जाकर एफर्ट आपने मैक्सिमम कर रखी है और ऑटो पायलट पे चीजें जो है ना वो चल रही होती हैं, जिसकी मैं टाइम टू टाइम जो है ना अपनी बातें और अपनी चीजें भी आपको दिखाता चला जाऊंगा। अब बात आती है, ठीक है जी, हमने ब्लॉग डिसाइड कर लिया, हमने बनाना है, तो इनकम भी आपने बता दी कि पैसे कितने बनते हैं। अब करना क्या होगा, क्या चाहिए होगा हमें। यहाँ पर आपको दो नाम लिखे नजर आ रहे हैं। नंबर 1 है ब्लॉगर। ब्लॉगर बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि गूगल की है, पहले किसी और के पास थी, बाद में गूगल ने परचेज कर ली। यहाँ पर आप फ्री ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। फ्री ब्लॉग में क्या होता है कि जब आप इसमें अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे, सपोज मैं अपना जाके ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, तो बेसिकली मेरी वेबसाइट का नाम होगा asbarali.blogger.com, यानी कि मेरे नाम के अंदर ब्लॉगर ऐड हो जाएगा। ये मुझे बेसिकली, मैं अपने आप को तो प्रमोट कर रहा हूँ तो उनको भी प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सर्विसेज वो फ्री में दे रहे होते हैं। वो सारे फीचर होते हैं जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वर्डप्रेस, उसमें होते हैं। यानी कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो 60 to 70% दोनों सिमिलर प्लेटफॉर्म है। हाँ, थोड़े से अरेंजमेंट चेंज होगी, चीजों की, काम दोनों तकरीबन सेम तरीके से करते हैं। यूज कौन सा करना चाहिए हमें, दोनों जब मैंने आपको बता दिया 60 to 70% सिमिलरिटी रखते हैं, तो यूज कौन सा करना चाहिए, यूज हमें वर्डप्रेस ही करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक चीज प्रमोट करनी है, जब मैंने असबर अली की इंफॉर्मेशन प्रमोट करनी है, गूगल पे मेरा आर्टिकल जाएगा, उसके साथ जब ब्लॉगर लिखा जाएगा, तो बेसिकली मैं अपने आप को तो प्रमोट कर रहा हूँ, साथ में ब्लॉगर को भी प्रमोट कर रहा हूँ। ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जो आपको फ्री देती है, और इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स की सर्विसेज हैं जो कि आपको फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। आप वहां पर उनके डोमेन में जो है ना, आपके वेबसाइट के एड्रेस में उनका नाम ऐड हो जाता है। इसका फायदा तो ये हो गया कि आपके पैसे कोई नहीं लगे, नुकसान ये हुआ कि आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप अपनी सीरियसनेस बिजनेस में नहीं शो करा रहे। शायद ये पॉइंट भी गलत होगा, पर जब एट अ टाइम आप दो ब्रांड्स को उठा रहे हैं, एक अपने आप को उठा रहे हैं और एक साथ ब्लॉगर को भी उठा रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपके ऊपर लोड बढ़ जाता है और आपकी चीजें उस तरह से प्रोफेशनली हाईलाइट नहीं होती जब आप किसी फ्री प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस रिकमेंडेड है, वर्डप्रेस आप यूज करेंगे, दोनों सिमिलर है। असाइनमेंट ये है कि आपने अपना ब्लॉगर पे जाकर, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने वर्डप्रेस पे कभी काम नहीं किया है, तो आज आपने
पूरे वीक में ब्लॉगर पे जाना है, blogger.com पे, और वहां जाके आपने लिखना है कि ब्लॉगर पे ब्लॉग कैसे बनता है। यूट्यूब पे लिखना है, यूट्यूब में आपको प्रोसेस बता दे, कोई लेटेस्ट वीडियो आप खोलेंगे और वहां पर जाकर जैसे जैसे वो ब्लॉग बना रहा है आप बनाएंगे, जैसे जैसे आर्टिकल लिखते हैं वैसे आप लिखेंगे। तो मतलब बेसिकली आप उसके अंदर कोई ना कोई आर्टिकल लिख के टेस्ट करेंगे चीजें कैसे काम करती है। और जो वीडियोज आप देख रहे होंगे उसमें आपको बता रहे होंगे बेसिकली ये टाइटल होता है, यहाँ टेक्स्ट चलता है, यहाँ ये होता है। तो ये आपके असाइनमेंट का पार्ट होगा। अच्छा, डिसाइड हो गया जी, वर्डप्रेस होगी। अब मैंने वहां फ्री कह दिया तो यहाँ पेड है डेफिनेटली वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस पेड है तो जी कितने पैसे लगेंगे? बेसिकली पैसे एक फिक्स अमाउंट होती है, इसके साथ आपकी अटैच होती है वेब होस्टिंग। दो पार्ट है बेसिकली ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के। नंबर वन है आपकी डोमेन नेम, जिसे कहते हैं हम वेबसाइट का एड्रेस, यानी कि asbarali.com। ये आपकी होगी डोमेन नेम। डोमेन नेम, अब आपको एड्रेस मिल गया। अब बेसिकली आप उसके ऊपर कुछ भी बनाएंगे, कोई भी चीज डालेंगे, सपोज आपने कोई पिक्चर अपलोड करनी है, डोमेन जो है वो वेबसाइट की वो एक अलग आइडेंटिटी है, जिसके लिए आप पे करते हैं तकरीबन 1500 से लेकर 3000 रुपए, डिपेंड्स करती है, इसकी प्राइस वेरी करती रहती है। यानी 1500 से लेकर 3000 रुपीज आपको नाम लेने के पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बिगिनर ऑलरेडी फील्ड में होते हैं वो कहते हैं जी पहला हमारा साल है, पैसे भी कम से कम है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। इसी प्राइस को कम करके 500, 200, 300 या 600 में भी डोमेन एक्सटेंशन मिल जाती है, जिसे कहते हैं कि हम, जिस तरह मैं .com की बात कर रहा हूँ तो .info, .xyz, इस तरह की कुछ एक्सटेंशन हैं जो कि आपके नाम के आगे लगी हुई होंगी। वो बहुत सस्ते पैसों में आपको मिल जाती है, यानी कि नाम आपको बहुत सस्ते पैसों में मिल जाता है। नुकसान उसका ये होता है कि वो एक दफा आपसे सस्ते पैसे ले लेते हैं, उसके उसके बाद जब उसकी हर साल रिन्यूअल होती है, हर साल जितने भी आपने चीज ली है उसके हर साल पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर वो शुरू में अगर आपने वो .com लेंगे जिसके लिए वो चार्ज करेगा 2000 रुपए, तो हर साल 2000 रुपए ही चार्ज कर रहा होगा, 19-20 का फर्क होगा। पर अगर आप शुरू में 200 रुपए, 500 रुपए वाली डोमेन ले लेंगे, तो फिर जो आपका रिन्यूअल होगा ना, यानी कि हर साल जो पैसे देने होंगे वो आपको तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए देने पड़ेंगे, जो कि एक नॉर्मल .com की प्राइस से कई गुना ज्यादा होंगे। अच्छा, अभी सोचेंगे यार अभी सस्ता ले लेते हैं बाद में दूसरा ले लेंगे, तो बात यह है कि जब एक चीज प्रमोट हो रही होती है, स्मूथ चल रही होती है, अब आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। .com के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसलिए .com की इंपॉर्टेंस रहेगी। वर्डप्रेस आपको बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह आप अभी जूम इंस्टॉल करके बैठे हैं, तो बेसिकली जूम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है। अगर आपको जूम चाहिए होगा तो उसको एक जगह चाहिए आपके फोन में। अगर आपने तस्वीरों और वीडियो से फोन भर रखा है, अपना लैपटॉप भर रखा है, तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होती है। तो बेसिकली इस वर्डप्रेस को स्पेस चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। आपने नाम एक और कंपनी से लेते हैं तो उसके लिए स्पेस एक और कंपनी से लेते हैं, वहां पर इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर अपनी चीजें चलाते हैं। तो ये तो है बेसिक्स ओवरव्यू, जिसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल में 5000 से लेकर 10,000 रुपीज के दरमियान जो है ना आपको ईयरली कॉस्ट जो है वो इसकी पड़ रही होगी, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे आप बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट, पूरा टाइम उसके ऊपर आपने काम करना है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जरूरी है। अब बात हो रही थी ब्लॉग की, ठीक है जी, वर्डप्रेस पे मैंने बताया, आपने वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर दिया। अब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, वो जब मैं डोमेन होस्टिंग की आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वीडियो रेफर करूंगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बल्कि आपको भी अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो आप सिंपली, आप जिससे आप खरीद रहे होंगे उसी को कहेंगे, वही सारा काम आपका कर देगा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ब्लॉग स्ट्रक्चर, बेसिकली ये ब्लॉग जो है वो एक पेज की शक्ल में होता है। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, जब हम क्या कहते हैं अब टेक्निकल जबान में है तो हम ब्लॉग कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। एक वेबसाइट और एक ब्लॉग में क्या फर्क होता है? आप यूफोन की वेबसाइट खोलते हैं, आप जैज की वेबसाइट खोलते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं, आप बीबीसी की वेबसाइट ओपन करते हैं, सीएनएन की वेबसाइट ओपन करते हैं। एक वेबसाइट और ब्लॉग में मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि ब्लॉग के नीचे एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है जिसमें लोग अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई कमेंट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया से डिफरेंट इस तरह होता है कि सोशल मीडिया में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, पोस्ट होती है उसके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, ब्लॉग में भी उस तरह हम कमेंट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया से डिफरेंट ये इस तरह होता है
कि जो ऑथर होता है जो उसके कंट्रोल में होता है, सपोज आपका ब्लॉग है तो आप आपके हाथ में होता है कि इन्फॉर्मेशन अगर ठीक है तो अप्रूव करूंगा मैं, नहीं तो मैं डिलीट करने का हक रखता हूँ उसमें। ये मेजर डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का। वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस समझ आ गया। अब बेसिकली और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, 10-15 टाइप्स की वेबसाइट है, वो जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, पर अभी हम ब्लॉग को स्टडी कर रहे हैं। नंबर 1 पे आता है जी कि आपका जो ब्लॉग का स्ट्रक्चर होगा, सबसे ऊपर हेडर होता है आपका, जिसमें आपका लोगो नजर आ रहा होता है, जो मेन्यू होता है जिसमें मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन मेन्यू होते हैं, वो सारा हेडर के अंदर आ रहा होता है। इधर जो मेन कंटेंट का एरिया होता है आपका, लेफ्ट साइड पे मेन कंटेंट, इसमें आपका टाइटल, आपकी हेडिंग, आपकी पिक्चर, आपके पैराग्राफ सारे इस सेक्शन में आ रहे होते हैं। फिर जो आपको अपने राइट साइड पर नजर आ रही है साइड बार के नाम से, इसमें सारे मेन्यूज आ रहे होते हैं, या ऐसे आर्टिकल्स के लिंक्स आ रहे होते हैं जो कि आपने रिसेंटली पब्लिश किए हैं। लेट्स सपोज आपके ब्लॉग को चलते हुए 1 साल हो गया है, अब उसमें आपने 200 आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, तो उसमें से जो लेटेस्ट 2, 4, 5, या आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कुछ भी शो कराना चाहे जो कि आप समझते हैं कि मेरे पास विजिटर आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, उसको आप अपने राइट साइड पे शो करा सकते हैं। नीचे आ जाता है फुटर। फुटर में क्या होता है, आपके अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, के अगर आप किसी ने कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो सेक्शन होता है बेसिकली। तो ये 4 हिस्सों में एक पेज का स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद आता है जी कि पहले तो हम कर रहे थे स्ट्रक्चर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो आर्टिकल आप बनाते हैं उसकी शक्ल किस तरह की होती है। उसकी शक्ल होती है, सबसे टॉप पे जो है ना आपकी हेडिंग होती है, टाइटल होता है आपके उस पेज का किस चीज से रिलेटेड है। हाउ टू फाइंड बेस्ट फोन फॉर माई ब्रदर, या हाउ टू फाइंड चीपेस्ट लैपटॉप अंडर $200, ₹2000, ₹2 लाख, तो आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे लेफ्ट या राइट पे पिक्चर लगाते हैं, उसके बाद अपने आर्टिकल का आगाज करते हैं एक पैराग्राफ से जो कि बड़ा जानदार होता है, जो कि बताता है कि आगे जो जो ये पढ़ेगा, ये पढ़ता है जो, उसको ये अंदाजा होता है कि अगल अगर एक आर्टिकल 1000 वर्ड्स का है, तो ये 100 वर्ड्स पढ़ के वो अंदाजा लगाता है कि जो मैं पढ़ने यहाँ आया हूँ जिस भी मेथड से, चाहे वो फेसबुक से आया चाहे वो गूगल से आया, वो अंदाजा लगाता है कि मेरे काम की बात भी है इसके अंदर, या मुझे वापस जाके किसी और वेबसाइट को ढूंढना है। तो ये एरिया जो है ना वो ट्रैक करता है। उसके बाद आप उसकी सब हेडिंग देते हैं, उसको और डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर अपना टेक्स्ट लिखते हैं, फिर और डिवाइड करते हैं हेडिंग से। आप उसको गो थ्रू करवाते हैं कि वो बेसिकली जो भी पढ़ने आ रहा है उसके बाद वो उससे पढ़ ले। और उसके बाद फिर लास्ट में आप कॉल टू एक्शन, अगर आप उनको एफिलिएट लिंक लगाना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहां लेके जा सकते हैं, ऊपर भी लेके जा सकते हैं, पर एक रैंडम स्ट्रक्चर जो है वो इस शक्ल का होता है। ब्लॉग और वेबसाइट में आपको फर्क बता रहा था कि ब्लॉग में जो है वो फ्रीक्वेंट अपडेट्स होती हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ब्लॉग में ये होता है कि ये एक ब्लॉग की शक्ल है। नीचे आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसमें टाइटल है, और इसके नीचे छोटा सा जो है ना वो अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जो रेड कलर में एक छोटा सा आइकन लिखा हुआ है, ये बेसिकली ऑथर का नेम है, यानी कि जो राइटर है इस ब्लॉग का उसका नाम यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। उसके बाद डेट नजर आ रही होती है। तो ये बेसिकली ब्लॉग की निशानी होती है कि ब्लॉग की शक्ल किस किस्म की होगी। एक नए बंदे को जब आप ऐसा ब्लॉग लिखेंगे तो उसकी शक्ल कुछ इसकी शक्ल की होगी। और फिर आप कैटेगराइज करते हैं मुख्तलिफ चीजों को जो आप लिख रहे होते हैं। सपोज आप आज आप फोन पे लिख रहे हैं, कल आप बुक्स पे लिख रहे हैं, किसी और चीज पे लिखते हैं, उसमें आप कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें आपको इस टाइटल के ऊपर ही एनिमल्स दिखा रहा है, ये बेसिकली इस कैटेगरी में जो है ना वो गया हुआ है। 8 एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन इन एक्शन, ये उसका टाइटल है, और उसके बाद ये सोशल मीडिया के लिंक्स लगे हुए हैं, और उसके बाद ये पैराग्राफ का स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली रीडर्स के साथ एंगेजमेंट बनाने का इंटरेस्ट था, ब्लॉग क्रिएट होने का मकसद था। ब्लॉग और वेबसाइट में मेजर डिफरेंस ये होता है कि वेबसाइट में चेंजेस ज्यादा नहीं हो सकती, या उसकी इंफॉर्मेशन चेंज होने की जरूरत नहीं होती। किसी बैंक की वेबसाइट है, किसी टेलीकॉम कंपनीज की वेबसाइट है, उसको अपडेट रिक्वायर्ड होती है 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। कोई पैकेज चेंज हो गया, कोई नया उनका कोई प्रोडक्ट आ गया, सो उन्होंने उसको चेंज करना होता है। क्योंकि ब्लॉग जो है ना वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मांगता है, कंटिन्यूस अपडेट मांगता है। आज आपने लिखा कि पूरी दुनिया की आबादी इतने 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 मिलियन है, ठीक है, जाहिर बात है अगले महीने पूरी दुनिया की आबादी उतनी ही रहेगी, पूरे पाकिस्तान की आबादी उतनी ही रहेगी, पूरे इंडिया की आबादी उतनी ही नहीं रहेगी, वो बढ़ती चली जा रही है, डेली अपडेट हो रही है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन चेंज होती चली जाती है, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो फिगर चेंज होती चली जा रही है। तो ये आपको
यहाँ से आइडियाज मिल सकते हैं कि बेसिकली ब्लॉग और वेबसाइट में फर्क क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, काफी डिटेल में जो है ना वो मैंने आपको बताया। अब टर्म आप सुनते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली एक ब्लॉग बनाना, जो ब्लॉग बनाता है, जो ब्लॉग लिखता है, यहाँ बात खत्म नहीं होती है। उसके अलावा उस ब्लॉग को गूगल तक लेके जाना, फेसबुक तक लेके जाना, किसी भी मीडियम के थ्रू अपने आप को पिच करना, अपने आर्टिकल को लेके जाना और वहां से विजिटर अपने पास लेकर आना, ये बेसिकली ब्लॉगिंग है। अब जो आर्टिकल राइटर है उसे हम आर्टिकल राइटर कहते हैं, उसको ब्लॉग राइटर नहीं कहते, क्योंकि वो बेसिकली आर्टिकल लिखना जानता है, इसलिए उसे आर्टिकल राइटर कहा जाता है। ब्लॉगर क्या करता है, उस आर्टिकल राइटर से वो आर्टिकल लेता है, अपने ब्लॉग में पब्लिश करता है, उसकी अरेंजमेंट ठीक करके, और उसके बाद उसकी प्रमोशन पर काम करता है, जिसके लिए मल्टीपल स्किल चाहिए होती है, जिसमें से एक स्किल है एसईओ, जो कि बहुत बड़ी आगे जाके डिवाइड होता है मुख्तलिफ चीजों में। तो जिसके पास एसईओ की स्किल होगी और अपनी चीज को प्रमोट करने में समझता होगा, कर सकता होगा, तो उसको बेसिकली ब्लॉगर कहा जाएगा और इस सारे प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहा जाएगा। जो कंट्रोल रखता है उस पूरे ब्लॉग पर, उसके सारे के सारी चीजों पर, वो बेसिकली ब्लॉगर होगा। तो बेसिकली आप अपनी स्टोरीज जो है ना उसके अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं ब्लॉग में। ठीक है जी, ब्लॉग समझ आ गया, मैं बता दूंगा टाइटल ऐसे होता है, आर्टिकल ऐसे लिखे जाते हैं और यहाँ से आपने पैसे बनाने हैं, समझ आ गया। अब लिखना क्या है और कैसे लिखना है, क्या किस टॉपिक पे लिखना है। जो भी टॉपिक आपके माइंड में चल रहा था, चल रहा है, या मेरी बातों के बाद जो चलेगा, उसके ऊपर आपने दो फैक्टर अप्लाई करने हैं, जो कि मैं तीन फैक्टर जो कि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर वन पे आता है YMYL, गूगल की अपडेट है। गूगल ने बहुत फोकस रखता है इस टर्म को। मतलब है इसका योर मनी योर लाइफ। मतलब क्या है इसका, मतलब ऐसा है, ये है कि आपकी जिंदगी है, आपने 10 साल, 5 साल, 6 साल आपके पेरेंट्स ने जॉब की है, ठीक है, रिटायर हुए वो 50 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद उनको जॉब से रिटायरमेंट पे एक अमाउंट दी गई, जो कि है 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, जो भी अमाउंट था वो, अब अमाउंट उनको मिल गई। मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा जी कि आप इस बिजनेस में, ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस आया है, इसमें अगर आप 50 लाख रुपए लगा देना तो आपको 6 महीने के अंदर मैं 2 करोड़ दूंगा। वो किसी तरह की इंफॉर्मेशन उस बंदे तक पहुंच गई जिसको रिटायरमेंट पे पैसे मिले थे, और उसने जाकर वो पैसे उस मैसेज के थ्रू, उस ब्लॉग पोस्ट के थ्रू वहां इन्वेस्ट कर दिए। अब जब इन्वेस्ट कर दिए तो डेफिनेटली जी मुझे तो काम ही नहीं आता था, मैंने तो वैसे ही तजर्बे के तहत मुझे कोई काम करना था तो मुझे पैसे चाहिए थे, और मैंने वो आर्टिकल लिख दिया और उन साहब ने मुझे पैसे दे दिए। और डेफिनेटली जब मुझे कोई काम किया ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होना था, वो जी 6-8 महीने बाद वो पैसे सारे के सारे डूब गए। अब इस तरह की बहुत सारे केसेस हुए, इंटरनेशनली लोग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, अभी भी करते हैं सोशल मीडिया। तो गूगल ने कहा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर किसी की जिंदगी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे वो हेल्थ की चीजें हों, जिससे आपकी जिंदगी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। दो चीजें होती है, एक आपकी हेल्थ होती है जिससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है आपकी जिंदगी के ऊपर, दूसरी चीज होती है पैसे, कि अगर आपकी वो जमा पूंजी है वो आप सारी की सारी को ले गया, अब आपकी जिंदगी आप कैसे गुजारेंगे, आपकी तो वही सब कुछ था, उससे आपने रिटायर हो गए थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे उन पैसों से करते, तो अब तो किसी ने आपको जॉब नहीं देनी ना। तो बेसिकली मैं आपके सारे पैसे लेके भाग गया या खा गया, तो ये बड़ा सीरियस इशू है। मतलब कहने का ये है कि फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ से रिलेटेड, मतलब मैं आपको कहूँ जी कि आज सुबह से उठ के ना आपने 10 चम्मच नमक खाना है सुबह उठ के, तो आपकी लाइफस्टाइल बड़ा जबरदस्त हो जाएगा और आप ऐसे हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप तो बिल्कुल जवान हो जाएंगे वापस।
तो बेसिकली क्या है कि आपको नॉलेज नहीं थी, आपने वो पढ़ा, आपने कहा जी 10 चम्मच नमक के खाने, मैंने वो खा लिया, आपने किसी ना किसी तरह 2-4 दिन खाए, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, डायरेक्टली आपकी हेल्थ के ऊपर वो अफेक्ट कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी की जिंदगी को पर अफेक्ट कर सकती है, चाहे हेल्थ वाइज चाहे फाइनेंशियल वाइज, ऐसे टॉपिक अगर आपके माइंड में होंगे तो फिर आपने उसे अवॉइड करना है। अच्छा, अब आप यहाँ के आपके को सवाल आएगा कि जी कुकिंग के ऊपर काम करते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, तो क्या वो उससे रिलेटेड होगा? देखिए, रेसिपी एक डिफरेंट सेगमेंट है, पर मैं कहता हूं कि आप जो भी चीज फूड से रिलेटेड होगा उससे दूर रहना अपने ब्लॉग में। जो चीज में पैसा इन्वॉल्व हो, फाइनेंसिस इन्वॉल्व हो, किसी भी टर्म के ऊपर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उनसे आपने दूर रहना है। ये इसका मोटिव है। क्यों दूर रहना है? नंबर 1, दूर रहने की वजह सबसे बड़ी ये है, गूगल कहता है कि मैं ऐसी वेबसाइट्स को कुछ साल टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं वेटेज दूंगा। इसलिए आपको, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, आप कोई भी आप हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू सर्च करेंगे ना, आपको healthline.com एक वेबसाइट है, वही ऊपर नजर आएगी, उसके अलावा कोई नहीं नजर आएगी। क्योंकि उन्होंने मल्टीपल कंपनीज में जो ऑथर्स रखे हुए हैं वो डॉक्टर हैं, उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उन सारी हेल्थ से रिलेटेड, तो वो उनके ऑथर्स हैं। और इन्होंने कई साल बाद जाकर जो है ना वो ये चीज को मेक श्योर किया है। इसलिए बहुत कम लिमिटेड साइट्स जो है ना आपको नजर आएंगी, और वो अगर आप आज बनाएंगे तो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये इस अपडेट के बाद वो बहुत टाइम बाद जो है ना आपको वेटेज देती है, और आप गूगल में अपनी चीजों को लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला और आखिरी टारगेट गूगल ही है, गूगल ही सोर्स ऑफ विजिटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद है ईट। ईट क्या है बेसिकली? मतलब ईट का ये है कि गूगल ने एक अपडेट दी जिसमें उसने कहा नहीं, मैं इफेक्टिवनेस टेस्ट करूंगा, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। इन तीनों वर्ड्स का मतलब ये है कि मैं इन तीनों चीजों को टेस्ट करूंगा। मैं आपके पास कुछ विजिटर भेजूंगा, 50 विजिटर भेजूंगा, उनका रिएक्शन चेक करूंगा। रिएक्शन वो कैसे चेक करेगा? रिएक्शन वो चेक करेगा टाइमिंग की बेस पे हो सकता है, उस एक पीरियड के तहत 6 महीने 8 महीने हो सकता है, जिसमें वो चेक करेगा कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहा है इस वेबसाइट के बारे में कि जी ये इंफॉर्मेशन ठीक है या गलत है या जो कुछ भी है। तो बेसिकली वो आपसे टाइम डिमांड कर रहा होता है। यानी कि वो कहता है कि किसी नए ब्लॉगर को, जिसको मैं जानता नहीं, जिसकी कंसिस्टेंसी नहीं देखी, जिसकी पास रिकॉर्ड नहीं पता, मैं उसको गूगल पे टॉप पे ले आऊं और विजिटर दे दूं, और वो इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए वो टाइम लेता है और एक रैंडम और छोटे एरिया के यूजर को दिखाता है। उसके बाद वो टाइम टू टाइम फिर आपकी ऑडियंस जो है ना वो बढ़ाता चला जाता है। तो इसके लिए इस सारे प्रोसेस में ये 3 वर्ड जो मैंने आपको लिखा है, इसमें चाहिए होता है टाइम। इसलिए मैं ब्लॉग को कहता हूं कि वो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक वेट करवाता है। तो इसलिए इस अपडेट, इस टर्म की वजह के बाद जो है वो टाइम बढ़ गया है। पहले ब्लॉग क्या होता था, लोग आर्टिकल्स डालते थे, पहले महीने में जो है ना विजिटर आना शुरू हो जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो इस अपडेट के बाद उस चीज को मेक श्योर करता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है जी कि म्यूजिक, मूवीज, इंटरटेनमेंट, आपने इनसे दूर रहना है, इन टॉपिक्स पे काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक तो इस पे कॉपीराइट्स आते हैं, किसी का कंटेंट होता है, आपकी तो कोई चीज होती नहीं है, तो इसलिए आपने इनके ऊपर काम नहीं करना। दूसरा, इसमें इनकम जो है वो बहुत कम होती है, जो कि मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब जी आइडियाज कहाँ से लेने हैं, क्या सर्च करें? ठीक है, मैंने बता दिया कि जी हेल्थ पे आपने काम नहीं करना, फाइनेंस पे काम नहीं करना, तो फिर किसी प्रोडक्ट पे काम करना है, प्रोडक्ट पे काम करना है, किसी इन्फॉर्मेशन पे काम करना है। सबसे पहले आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसको मैंने सर्च किया, व्हेन लैपटॉप बैटरी लास्ट लॉन्ग, यानी कि एक लैपटॉप की बैटरी कितनी देर में खत्म होती है, ये मैंने सर्च किया, और गूगल ने मुझे टॉप पे ही बता दिया, बिटवीन 2 to 4 years, और बोल्ड करके दिखाया। उसके नीचे आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, जो कि जिस वेबसाइट ने लिखा है उसकी वो ब्लू लाइन है और उसका एड्रेस है। अब क्या हुआ कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ऐसी टू द पॉइंट बात है, जो गूगल खुद गया उसकी वेबसाइट पर, उसने उस बात का आंसर एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो बात उठाई और मुझे लाकर बाहर दिखा दिया। मुझे उस ब्लॉग को विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने बाहर इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, यहाँ से 2 काम हुए। एक तो ये हुआ कि आपको फॉर इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, जबरदस्त हो गया जी। दूसरा काम, नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ उस ब्लॉगर को जिसने ये आर्टिकल लिखा था। नुकसान ऐसे हुआ कि वो उस ब्लॉग पे गया ही नहीं, और जहां उसका जो भी मैकेनिज्म होगा, वो एड से पैसे बना रहा था, वो एफिलिएट से पैसे बना रहा था, वहां तक तो यूजर गया ही नहीं, उसकी क्वेरी तो यही सेटिस्फाई हो गई।
ठीक है, तो आपका जो मकसद था अपने पास विजिटर लेके जाने का वो कम हो गया। तो फिर रिसर्च कैसे की जाएगी? तो फिर आप ऐसे टॉपिक सर्च करेंगे जिसका जवाब गूगल के पास ना हो, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जिसको पढ़ने के लिए आपके पास लोग आए, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे टॉपिक पे काम नहीं करना, पर ये फैक्टर आपके माइंड में होना चाहिए कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पे ही काम किए जा रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, और या कोई फैक्ट्स के ऊपर बात करें जिसका जवाब एक लाइन में दिया जा सकता है, 2 वर्ड्स में दिया जा सकता है। तो फिर आप, अगर आपने 100 आर्टिकल बना दिए और ऐसे ही बना दिए, तो जब आपकी वेबसाइट आएगी तो सारे के सारे आर्टिकल्स अगर टॉप पे आपके आ रहे हैं, तो फिर विजिटर तो आपके पास नहीं जाएगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो यहीं दे रहे हैं। तो अब आइडियाज कैसे लेने हैं? आइडियाज लेने का तरीका ये होता है कि कोई भी टॉपिक है उसमें कितनी डेप्थ है, वो आप क्वेरी इस दूसरी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। हाउ लॉन्ग शुड अ लैपटॉप बैटरी लास्ट व्हेन, लिखा मैंने और आगे उसने ऑप्शन दे दी कि फुली चार्ज या व्हेन फुली चार्ज, या लैपटॉप की बैटरी कब खत्म होती है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने, ये सारी वो चीजें हैं जो लोग सर्च करते हैं अपनी क्वेरी को चेंज कर करके। मतलब अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, उसको किस एंड पे एक्सप्लोर करना है, बेसिकली उसके अंदर लोग क्या सर्च करते हैं, वो जब गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो देखते हैं आपको नीचे ऑप्शंस दे रहा होता है। तो बेसिकली वहां से आपकी रिसर्च शुरू होती है, और आप देखते हैं कि इस कंटेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या एंगल्स बेसिकली हो सकते हैं। वो आप इस ड्रॉप डाउन या रिलेटेड सर्चेस से जो है ना आप उसका अंदाजा लगाएंगे। ये आपका जो है ना, वो आज जो आपने अपने तौर पे रिसर्च शुरू करनी है, वो ये देखते हुए शुरू करनी है कि आप जब भी आपको टॉपिक रिसर्च करेंगे उसके अंदर डेप्थ तलाश करने के लिए आप यहाँ से देख रहे होंगे चीजें। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। और एक दफा फिर सोच वाने का आपसे मकसद ये है कि एक और फैक्टर आपने नोट रखना है, वो है सीरियस और नॉन सीरियस। सीरियस और नॉन सीरियस में क्या फर्क होता है? नॉन सीरियस में फर्क ये होता है कि मैं कोई एंटरटेनमेंट की बात लिख रहा हूँ, मैं सेलिब्रिटीज के ऊपर लिख रहा हूँ, मैं बॉलीवुड न्यूज के ऊपर लिख रहा हूँ, हॉलीवुड न्यूज के ऊपर लिख रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो सारे टॉपिक हैं इंटरटेनमेंट टॉपिक्स हैं। जब इंटरटेनमेंट टॉपिक्स होते हैं तो फिर इंटरटेनमेंट की जो ऑडियंस है ना, उसमें आपको जो बायर है, जिसने कोई चीज खरीदनी है, वो यूजर नहीं होता। जो सीरियस यूजर होता है ना, उसकी सर्चेज और टाइप की होती है। वो टॉपिक भी सीरियस हो सकता है, वो कोई नीच भी सीरियस हो सकती है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने गूगल एडसेंस जो एड्स दिखाता है आपकी वेबसाइट पर, वो बेसिकली कौन दिखाता है? वो बेसिकली एडवर्टाइजर दिखाता है। लेट सपोज कि मेरा एक बिजनेस है और मैं ये गिलास बना बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मुझे कौन चाहिए? मुझे वो यूजर चाहिए जो गिलास बाय करते हैं। अगर मेरी एज 18 to 25 की है और मैं पाकिस्तान इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो 99% चांस है कि मैं ये गिलास खुद खरीद के नहीं लाता बाजार से। मेरे पेरेंट्स जाके बाजार से लेके आते हैं, या किसी कोई काम करने वाले लेके आते हैं। कोई, मतलब मेरे चांसेस कम है जाकर इस सिलेक्शन को करने के, क्योंकि मेरी बाइंग पावर नहीं है, मेरा वो फील्ड नहीं है, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है, मेरी वो प्रोडक्ट टारगेट मार्केट नहीं है। तो वो जो चीज खरीद रहा होगा वो बेसिकली उसकी एज ग्रुप 25 से लेकर 35 हो सकती है, या इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो वो जो एडवर्टाइजर, मुझे पता लग गया कि 18 से 25 साल के बच्चे की जेब में पैसे नहीं होते, कोई कोई जबरदस्ती भेजे तो भेजे, नहीं तो एक बड़े बंदे ने जाकर वो गिलास बाय करना होता है। मैंने जाना है कल बाजार और मुझे ये गिलास, 6 गिलास लेके आने हैं मार्केट से। ठीक है, पहले तो मैं गिलास गिलास बहुत ज्यादा बोलूंगा तो फेसबुक मेरे गिलास पे जो है ना वो एड्स दिखाना शुरू कर देगा, वहां से ही यूजर आ जाएगा। पर अगर हम ब्लॉग को देखें, तो ब्लॉग पर जो एड्स आएंगी, वो एड्स जो चलाने वाला होगा, वो एड्स चलाने वाला एडवर्टाइजर टारगेट करेगा 25 साल से 35 साल के लोगों को एड्स चलाते हुए। बेसिकली जब हम उसको पेड एड्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम बहुत डिटेल में इस बात को समझेंगे। पर अभी आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो कोशिश करेंगे कि बेसिकली हम जब एडवर्टाइजिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो हम उसमें एज ग्रुप देते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट देते हैं, तो हम टारगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक मार्केट को। तो आपने एडवर्टाइजर की नजर से सोचना है। अब अगर आप
हॉलीवुड की न्यूज पढ़े हैं, बॉलीवुड की न्यूज पढ़े हैं, लॉलीवुड की न्यूज पढ़े हैं, तो बेसिकली ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप एक यंग जनरेशन में 18 to 25 की जनरेशन में फॉल करते हैं और आप गिलास लेने नहीं जाने वाले, ज्यादा चांसेस यही हैं। और ये एडवर्टाइजर को पता है, तो एडवर्टाइजर ऐसे टॉपिक पे दिखाएगा जो कि एक ऐसा टॉपिक हो जो कि जो बंदा पढ़ता हो, जो जिसका कोई घर के साथ जो है वो चलाने में ताल्लुक हो। वो टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक कोई फोन को ठीक करना हो सकता है, वो टॉपिक कोई किसी लैपटॉप की वेबसाइट हो सकती है, वो टॉपिक कोई भी किसी बैंकिंग की वेबसाइट हो सकती है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन की वेबसाइट हो सकती है, किसी भी और टॉपिक की हो सकती है, मतलब बेसिकली वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकती है। तो सीरियस और नॉन सीरियस को अगर मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करूं तो मतलब ये है कि जिसमें काम की बात हो रही हो, प्रोडक्टिव बात हो रही हो, डिसीजन मेकिंग की बात हो रही हो, वो सीरियस में आएगा। नॉन सीरियस वही टॉपिक रहेगा जो जिसके इंफॉर्मेशन के लेने या ना लेने से आपकी लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब आपको जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसके आपके लाइफ स्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो इस थिंकिंग से आपने जो है ना वो सोचना है। उस थिंकिंग एग्जांपल आपकी ये है कि आप, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी फील्ड है, और ये मैं बात अपने पूरे उसमें रिपीट करता जाऊंगा, इतनी बड़ी फील्ड है और इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कि उसी के अंदर आप फोकस रह के सिर्फ उसकी ट्रबल शूटिंग करें। अगर आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल बना रहे हैं, अगर आप कमर्शियल आर्टिकल बना रहे हैं, तो फिर आप चीजों का कंपैरिजन दें टेक प्रोडक्ट्स में, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको परफॉर्मेंस देगी, और वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है सीरियस टॉपिक की। अब मैंने जिस तरह आपको बात की कि आप लैपटॉप पे बनाएं, आप हेडफोन पे बनाएं, आप माउस पे बनाएं, गेमिंग लैपटॉप पे बनाएं, ब्लॉग आपने बना लिया। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी चीज की प्राइस जो है वो अंडर $100 होनी चाहिए, ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ कि अगर आपने घर का एसी लेने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदते, जाके क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो एक प्राइस रेंज से बढ़ चुका है। अब आपकी ये वो प्राइस है जो कि सीरियस प्राइस है, जिसके लिए आप रिस्क नहीं लेना चाहते। एक जो ऑनलाइन जितनी बाइंग होती है वो एक लिमिटेड उसमें होती है, लिमिटेड बजट में होती है, उसके लिए आप एक लेवल से ज्यादा अमाउंट नहीं खर्च करते। तो इसके लिए प्राइसिंग नॉर्मल होनी चाहिए ताकि आपकी सेल्स बढ़ सके, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। उसके बाद आपने डिमांड एंड सप्लाई चेक करनी है कि चीज सच भी होती नहीं होती। अब जैसे मैंने ये ट्रेंड्स में लिख रखा है, यहाँ मैंने सर्च किया है, गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी नाम लिखेंगे, कोई भी चीज का नाम लिखेंगे, वो बताएगा कि आपके स्पेसिफिक मुल्क में 12 महीनों में इस चीज की हाइप क्या है। सपोज यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप देख रहे होंगे उसका ग्राफ ऐसे ऐसे उठता चला जा रहा है, पर आज के बाद जब आप देखेंगे तो ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो बेसिकली ये सारे क्वेरीज जो उस टाइम पीरियड में हो रही होती है वो बता रहे होते हैं। मैंने यहाँ सर्च किया आइस हॉकी लिखा हुआ है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आइस हॉकी लिखा हुआ। बेसिकली आइस हॉकी डेफिनेटली सी बात है कि बर्फ के ऊपर आपने हॉकी खेलनी है, तो बर्फ पड़ेगी तो हॉकी खेलेंगे। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर गया, ये टाइम है दिसंबर का, जनवरी का, जिसमें ज्यादातर जो है ना वो बर्फबारी जो है वो हो रही होती है, तो इसलिए वो ग्राफ उसके बाद जो है वो नीचे जा रहा है। तो आप ट्रेंड जरूर चेक करना है किसी भी चीज को फाइनलाइज करने से पहले। एसईओ सर्विसेज, एसईओ आपने पहले सीखना है। अब आपके माइंड में है कि अगर आपने सर्विसेज देनी है, इंटरनेशनली सर्विसेज देनी है या लोकल सर्विसेज देनी है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपका टारगेट एसईओ सीखना है तो उसके लिए बेस एग्जांपल ब्लॉगिंग है, कि आपको ब्लॉग के अंदर आर्टिकल लिखना है, आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, उस आर्टिकल को गूगल में लेके आना है। उस सारे प्रोसेस को एसईओ कहा जाता है। जब तक आप इस प्रोसेस में से गुजरेंगे नहीं, आप किसी को एसईओ सर्विसेज नहीं दे सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके माइंड में एंगल आ रहा है तो आपको ब्लॉगिंग में से गुजरना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपके पास आज कोई शॉर्टकट है तो लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपने उस प्रोसेस में से गुजरे नहीं है। तो जी आपकी असाइनमेंट ये होगा कि blogger.com पे आपने जाना है। आप बिगिनर हैं उनके लिए है, क्योंकि जो वर्डप्रेस जिनको आइडिया है वो तो वर्डप्रेस पे कर रहे हैं, उनको आइडिया है। अगर आप बिगिनर हैं तो blogger.com पे जाएंगे, और यूट्यूब पे जाकर आपने लिखना है कि हाउ टू क्रिएट ब्लॉग इन ब्लॉगर।
किसी की भी वीडियो, जिसकी वीडियो आपको पसंद आए उसकी खोलें, स्टेप बाय स्टेप आप 1 2 4 आर्टिकल बनाएं। आपको पता लगना चाहिए टाइटल क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, मेन्यू क्या होता है, कैटेगरीज क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां से बेसिकली आपको टेस्ट करना है अपने आप को कि ब्लॉग की शक्ल लगती कैसे है। अभी आपने डायरेक्टली पैसे दे के जाके वर्डप्रेस और वेबसाइट नहीं खरीद लेनी, क्योंकि वो काफी टाइम है उस फेज को आने के लिए। उसके लिए आपको ब्लॉग पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने भी माइंड में आपके टॉपिक चल रहे थे, इन सारी बातों के बाद सीरियस, नॉन सीरियस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग को देखते हुए आपने अपने एंड पे जो भी आइडियाज आपके चल रहे थे, कोई टॉपिक चल रहा था, आज से उस नजर से आपने चीजों को देखना और अपनी टॉपिक सिलेक्शन उस नजर से करनी है। अभी हम कीवर्ड रिसर्च पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम विद रिस्पेक्ट टू बिगिनर को लेके चल रहे हैं। और आज हमने जो बातें की हैं सारी की सारी, उसमें वो डिफरेंट एंगल से आपकी जो बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड आपके माइंड में चल रहा था, जो भी चीजें, उसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश किया कि अब आपने इस डायरेक्शन पे सोचना है और उस डायरेक्शन पे जो है हम आगे चलेंगे। तो ये था जी आज का सेशन, जिसमें ब्लॉगिंग डिस्कस हुई। उसके बाद जितनी भी उसमें फैक्टर्स तलाश करने हैं वो सारा कुछ जो है आपको डिस्कस किया और आपको साथ असाइनमेंट भी दी। तो क्वेश्चंस हो तो आप पूछें। नीचे सर्च भी हो जाएगी होपफुली, नेक्स्ट वीक में जो है वो हम उसको कवर करेंगे। विजू रहमान साहब, सर अबाउट अस पेज को कैसे लिखें और ऑथर की फोटो से यूज कर सकते हैं दिस पर्सन। देखें, ये अबाउट अस का पेज जो होता है वो आपका नो इंडेक्स रखना है आपने। पहली बात ये है कि किसी को बताना नहीं है, आपने दिखाना नहीं है, गूगल को नहीं बताना। तो जब दिखाना नहीं है, इंडेक्स नहीं करवाना, तो जो मर्जी लिखते रहे आप उसके अंदर। जो 200-400 वर्ड लिखने हैं, ज्यादा लंबा मतलब लिखना होता है जब इंडेक्स कराना होता है आपने। फोटो की जहां तक आपने बात की, आप अच्छे वाले इंसान होंगे, कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगा दें। अगर आपको कलर कम्प्लेक्शन का इशू है, अपनी तस्वीर इस्तेमाल करें। पर अगर आपके बहुत सारे ब्लॉग हैं तो फिर आपको नई तस्वीर इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने दोस्तों की इस्तेमाल करें। फेक फोटो पिक्चर बनाने की आपको क्या जरूरत है, उनको प्रमोट करें। जी कोशिश यही है कि नीचे सर्च नेक्स्ट सेशन में हो जाए। ईट के लिए क्या करें? देखिए, ईट सिर्फ टाइम मांगती है और कुछ भी नहीं मांगती है आपकी ना। सिर्फ आपको टाइम, वो जो सैंड बॉक्स और मुश्किल मुश्किल नाम जो लोगों ने रख रखे हैं, बेसिकली आपको टाइम चाहिए होता है, जिस टाइम के अंदर आप कंटिन्यूस वर्किंग कर रहे होते हैं और अपनी ट्रस्ट और इफेक्टिवनेस शो कर रहे होते हैं गूगल को, जिसकी बेस पे जो है वो आपको रिजल्ट नजर आता है। शटर स्टॉक की पिक्चर को वाटरमार्क रिमूव करके यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें वैसे। पर यह है कि यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। ब्लॉगर पर कितने परसेंट यूजर्स हैं? मुझे आइडिया नहीं है ब्लॉगर का, पर यह है कि बहुत कम रेशो रह गई है। पहले मुझे कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा नाम नजर आते थे ब्लॉगर पे, पर अब ज्यादा नाम मुझे नजर नहीं आते हैं ब्लॉगर पे बड़ी वेबसाइट्स के। अबाउट अस आपने नो इंडेक्स रखना है। डीएमसीए, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, सारे के सारे पेजेस जो है वो नो इंडेक्स पे रखने हैं। कॉन्टैक्ट अस को इंडेक्स आप कर सकते हैं, वो क्यों इंडेक्स करना है वो मैं आपको बाद के सेशन में बताऊंगा कि उसकी लॉजिक क्या है। माइक पे कोई आना सर चाह रहा था जी? सर पीछे जो आपने एक पॉइंट बताया था कि ये चीजें आपने नहीं करनी, वो मेरे ख्याल में 3 पॉइंट थे। जी ईट से रिलेटेड था और म्यूजिक से रिलेटेड था, शायद कुछ चंद। सर इन पर हमने काम नहीं करना, इन तीनों पॉइंट्स पे। नहीं, काम नहीं करने की बात नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि वाई वाइल मैंने नाम लिया, उसमें मैंने कहा हेल्थ और फाइनेंस आता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट हाँ नहीं जी। बतानी आपने, फाइनेंस से रिलेटेड कोई वेबसाइट नहीं बतानी। इसके अलावा सारी दुनिया आपके पास खुली है, जिस मर्जी टॉपिक की तरफ जाए, इन दोनों में आपको नहीं जाना। उसके बाद मैंने हेल्थ और फाइनेंस। हेल्थ और फाइनेंस, हेल्थ ठीक हो गया फाइनेंस सर। जिसके अंदर ये सारे लॉयर्स भी आ जाते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर ही आ जाती है। सही। और अस्सलाम वालेकुम मूवीज, सर। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट। जी पूछें। सर मैं पूछा था, जैसे जो ईट का सेक्शन है ये सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल पे अप्लाई होता है या इंफॉर्मेशनल पे भी? दोनों पे होता है।
पूरी पूरी दोनों पे होता वेबसाइट है, पे होता है क्योंकि जी बिल्कुल। ईट में वो ज्यादातर रिलेटेड पिक्चर, मतलब ईट का सेक्शन गूगल ऐसा चाहता है कि जिसमें आपकी अपना कुछ एक्सपीरियंस हो, आपकी अपनी कोई अथॉरिटी हो, आपने वो चीज यूज करी हुई हो, और इससे रिलेटेड चीजें जो कमर्शियल आर्टिकल में ज्यादा, जब हम प्रोडक्ट रिव्यूज लिखते हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट रिव्यूज, तो उस पे ज्यादा अप्लाई करते हैं बनिस्बत इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के। देखें इसके पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ ये है कि कमर्शियल आर्टिकल, अगर आप गूगल की टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे, ये अपडेट काफी पहले की आई थी, उसने कहा कि जी आप रिव्यू नहीं दे सकते ऐसे जब तक प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं होगी। तो मुझे बताएं कि उसको कैसे पता लगेगा कि आप प्रोडक्ट आपके हाथ में है या नहीं है? पिक्चर से पता लगेगा ना, पिक्चर तो कोई भी कुछ भी बना सकता है, फोटोशॉप करके कोई भी पिक्चर बना सकता है, तो उसको कैसे पता लगेगा? बेसिकली उसको पता लगता है टोन से, बातों से। एआई अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि जी ये इनके पास प्रोडक्ट है या नहीं है, पर कोई पता नहीं लगा सकता कि जी ये प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है। बेसिकली वो ये देख रहा होता है यूजर एंगेजमेंट। ये इतना बड़ा वर्ड है, इतनी मेन चीज है, जिसके ऊपर जितना मर्जी बोलता रहूं मैं वो बात खत्म नहीं होगी। कि एक विजिटर आया, जो उसका काउंट डाउन टाइम है ना, जैसे डवेल टाइम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देखिए, उससे आइडिया होगा कि वो यूजर आ गया, उसको मैक्सिमम स्टे कराना है और यूजर आपका टाइम नोट कर रहा है। जब वो बैक बटन दबाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आप इन्फॉर्मेशन उसको टाइटल दिखा के लाए थे ना, वो आपने दिया नहीं उसके अंदर, इसलिए वो वापस जा रहा है। अब वो चाहे अरेंजमेंट की वजह से हुआ, वो लेंथी आर्टिकल था, वो वेबसाइट का लेआउट ठीक नहीं था, वो 100 वजह हो सकती है उसके लिए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब जो गूगल एनालिटिक्स में बाउंस रेट आता है, वो बेसिकली आपका टाइम शो करता है, आपकी वेबसाइट पे यूजर कितनी देर तक स्टे रहा, या इस तरीके का कुछ। जो नहीं, बाउंस रेट गूगल एनालिटिक्स में शो होता है, वो अलग चीज है। देखिए मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई ड्वेल टाइम की, ठीक है, कि ड्वेल टाइम क्या होता है, वो आप पूरी देखिएगा। मैंने आपको बता, उससे सिर्फ फर्क ये है कि बैक बटन दबाएगा, वापस आएगा तो गूगल टाइम नोट कर लेगा कितनी देर में वापस आया। दूसरी आप बात करें बाउंस रेट की, बाउंस रेट है डिफरेंट चीज। बाउंस रेट का मतलब ये है कि पहले पेज पे आया, दूसरे पे नहीं गया, वहीं से वापस चला गया, वो है बाउंस रेट। फिर अच्छा। मैंने दूसरी वीडियो बनाई जिससे मैंने कंपैरिजन दिया कि ड्वेल टाइम क्या होता है और बाउंस रेट क्या होता है। पहले तो मैंने ड्वेल टाइम को बड़ा डिटेल में बताया, उसमें सारी चीजें बताई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सही। ड्वेल टाइम और बाउंस रेट का, तो अगर आपको और डिटेल से जानना होगा ना और फैक्ट्स ढूंढने होंगे, तो उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो आर्टिकल लिखता है उसको भी, मतलब आर्टिकल में अपना, मतलब मैंने एक चीज यूज नहीं करी, मगर मैं अपने तौर पे लिख दूं कि मैंने ये चीज यूज करी है, मेरे पास एक हैमस्टर था या कोई डॉग था, मैं उसको ये खिलाता था, इस तरीके से, इस तरह की चीजों की, मतलब मैं आर्टिकल में आई, मी, माय, वर्ड, इस तरीके के